बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में हरिराम और गोविंद नाम के दो भाई रहते थे। हरिराम ईमानदार और मेहनती था, किंतु गोविंद अव्वल दर्जे का शराबी और जुआरी था। उसने जुए और शराब के नशे में अपना सारा धन बर्बाद कर डाला और एक दिन वो दाने दाने का मोहताज हो गया। हाय, मेरी बुरी आदतों ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मुझे तबाह और बर्बाद कर डाला। आज 2 दिन से पेट में अन्न का एक दाना तक नहीं गया और मुझ निकम्मे को कोई काम देने को भी तो तैयार नहीं है, वरना मैं मेहनत मजदूरी करके अपना पेट भर लेता। अब तो मुझे बड़े भैया का ही सहारा रह गया है। शायद वही मुझे अपने खेतों में कोई काम धंधा दे दे। मुझे इसी वक्त भैया से मिलना चाहिए, वरना भूख से मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। गोविंद उसी समय अपने बड़े भाई हरिराम के घर पहुंचा। अरे गोविंद, ये क्या हाल बना रखा है तुमने भाई? भैया, मेरी बुरी आदतों ने ही मुझे इस हाल में पहुंचा दिया है। काश मैं आपकी बात मान लेता तो आज इतनी बुरी दुर्दशा न होती। शराब और जुए ने मेरा सब कुछ छीन लिया है। अब मैं दर दर का भटकता फिर रहा हूँ। अगर आप मुझे कोई काम दे दें तो मैं जिंदगी भर आपका एहसान मानूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें एक शर्त पर ही अपने खेतों में काम दूंगा। कैसी शर्त भैया? शर्त ये है कि तुम अब जिंदगी में कभी शराब नहीं पियोगे और ना ही कभी जुआ खेलोगे। भैया, मैं कसम खा के कहता हूँ, अब कभी शराब को छूऊंगा भी नहीं और ना ही जुए के अड्डे के पास जाऊंगा। गोविंद की बात सुनकर हरिराम के चेहरे पर सुकून आ गया। उसने मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी को आवाज लगाई। देखो सुधा, गोविंद आया है। आज से यह अपने साथ ही रहा करेगा और अपनी खेतों में काम किया करेगा। अरे वाह जी, ये तो बड़ी खुशी की बात है। तो चलो, तुम इसे खाना खिला दो, मैं दुकान पे जा रहा हूँ। फिर हरिराम वहाँ से चला गया। तुम बैठो देवर जी, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। सुधा ने उसे 2 रोटियां और एक छोटी कटोरी में सब्जी दी। 2 रोटी और थोड़ी सी सब्जी और दो ना भाभी। बस, अब इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। रोज के लिए तुम्हें सिर्फ 2 रोटियां और 1 कटोरी सब्जी ही दूंगी। और सुनो, इस बात का जिक्र तुम अपने भैया से कभी नहीं करोगी और उनके सामने खाना भी नहीं खाओगी, समझे? वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। बस भाभी, अब और कुछ मत कहिए, सब कुछ मेरी समझ में आ गया है। ठीक है, अब जाकर हमारे खेतों में मेहनत करो, वही तुम्हारा काम है। वाह रे किस्मत, इतना थोड़ा खाना भी अब नसीब से मिल रहा है। चलो, जो है उसी में गुजारा कर लेते हैं। और उसी दिन से गोविंद ने अपने भैया के खेतों में काम करना शुरू कर दिया। कुछ दिन बीतने पर, हे भगवान, कितनी मेहनत करता हूँ मैं, फिर भी पेट भर खाना नसीब नहीं होता। आखिर कब तक यूं ही गुजारा चलता रहेगा? अब तो कोई दूसरा ठिकाना ढूंढना ही पड़ेगा। एक दिन गोविंद ने अंधेरा होते ही हल को एक तरफ रखा, पसीना पोंछा और अपने भैया के घर की ओर बढ़ गया। लाओ अपने खाने के बर्तन मुझे दो। अपने वो बर्तन तो मैं खेतों में ही भूल आया भाभी, खाना दूसरे बर्तन में डाल दो। नहीं, मैं दूसरे बर्तन में नहीं डालूंगी। यहाँ बाकी सभी बर्तन उससे बड़े हैं, इसलिए वही बर्तन लेकर आओ। अब मैं इतनी रात को खेतों में कहाँ जाऊंगा भाभी, थोड़ा कम ही खाना डाल दो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वही बर्तन लेकर आओ, वरना तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। ठीक है भाभी, मैं वही बर्तन लेके आता हूँ। फिर गोविंद अपने बर्तन लेने के लिए खेतों की तरफ चल पड़ा। ऐसी जिंदगी से तो मर जाना ही बेहतर है, पर क्या करूँ, ये कमीनी मौत भी मुझ पे तरस नहीं खाती। गोविंद बर्तन को लेकर घर जा ही रहा था, तभी उसको रास्ते में अचानक से एक साधु नजर आता है। वो साधु गोविंद के पास ही आ रहा था। तुम कौन हो बेटा, और इस वक्त कहाँ से आ रहे हो? मेरा नाम गोविंद है और मैं खेत से अपने बर्तन लेके जा रहा हूँ, जिसमें मैं दोपहर के लिए खाना लेके आया था। फिर गोविंद ने उस साधु को अपनी सारी आपबीती सुना डाली। सब कुछ सुनकर, सुनो बेटा गोविंद, अगर तुम एक काम करो तो तुम्हारी सारी दरिद्रता दूर हो सकती है। कहिए, मैं हर काम करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारी बुरी आदतों के कारण तुमसे तुम्हारा भाग्य रूठ गया है। वो इस वक्त रामपुर गांव में लोकेश किसान के खेतों में रहता है।
उसे किसी तरह मनाकर अपने साथ ले आओ, तब तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। ऐसा कहकर वो साधु वहाँ से चला गया। पहले तो गोविंद में उस साधु की बात पर जरा भी भरोसा नहीं किया और गोविंद अपने बर्तन समेत अपने भैया के घर की तरफ चल पड़ा। जैसे ही उसने घर के पास कदम रखा, सुधा ने फौरन घर का दरवाजा बंद कर लिया। ये सब देखते ही गोविंद के पैरों तले जमीन खिसक गई। हे भगवान, अब यही बाकी रह गया था। क्या इतनी गिरावट तक पहुंच गया हूं कि अपने ही घर के दरवाजे भी मेरे लिए बंद हो गए? गोविंद का कोई ठौर ठिकाना नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। अब मैं कहाँ जाऊं? तभी उसे उस साधु द्वारा कही बात याद आई। मेरा एक ही सहारा था हरिराम भैया, लेकिन सुधा भाभी ने मुझे बेघर कर दिया। क्यों ना अब इसी वक्त रामपुर गांव के लिए रवाना हो जाऊं? भागी को जितनी जल्दी मना लूंगा उतना ही मेरे हक में अच्छा होगा। ऐसा सोच गोविंद उसी समय रामपुर गांव की तरफ चल पड़ा। अगले दिन भोर की किरण के साथ ही वो चंदनवाड़ी गांव में जा पहुंचा। एक घर का द्वार खटखटाने पर, कहो भाई, क्या बात है? मुझे प्यास लगी है, क्या थोड़ा पीने को पानी मिलेगा भाई? जरूर। उस घर के मालिक ने उसे पानी पिलाया। फिर पूछा, तुम्हारा क्या नाम है और तुम कहाँ जा रहे हो भाई? मेरा नाम गोविंद है और मैं इस वक्त रामपुर गांव की तरफ जा रहा हूँ। क्या तुम वहाँ के रहने वाले हो? नहीं भाई, मैं तो वहाँ अपने भाग्य को मनाकर लाने जा रहा हूँ। फिर उसने ग्रामीण को सारी बात बता दी। सब कुछ सुनकर, अरे भाई, यदि तुम अपने भाग्य को मनाने जा रहे हो तो क्या हमारा भी एक काम कर सकते हो? कहो, अगर मैं तुम्हारी किसी तरह मदद कर पाया तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी। तो एक काम करना, अपने भाग्य देवता से पूछना कि हमारे गांव की नदी में अचानक मछलियां मर क्यों रही हैं। 1 साल से ऊपर हो गया है, पूरी नदी जहर बन गई है, कोई कुछ समझ ही नहीं पा रहा है। ठीक है भाई, लौटते वक्त मैं तुम्हें मछलियों के मरने का कारण बताता जाऊंगा। फिर गोविंद रामपुर के लिए चल पड़ा। काफी देर तक लगातार चलते रहने के पश्चात तभी अचानक एक आवाज गूंजी। भाई मुसाफिर, जरा रुको तो सही। गोविंद अचानक घबरा उठा। कौन हो तुम और मैं तुम्हें देख क्यों नहीं पा रहा हूँ? मैं इस बंजर पड़े खेत में छिपी वो आत्मा हूँ जो सब कुछ देखती आई है। एक समय था जब मैं सोना उगलता था, लेकिन अब प्यासा हूँ, पूरी तरह सूख चुका हूँ। तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? मेरा नाम गोविंद है, मैं अपने भाग्य को बुलाने रामपुर जा रहा हूँ। गोविंद, क्या तुम अपने भाग्य देव से पूछ सकते हो कि मैं हर दिन इतना बंजर क्यों होता जा रहा हूँ? ठीक है, मैं जरूर पूछूंगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। गोविंद फिर अपनी राह पर चल पड़ा। वो बेहद थक चुका था, परंतु कदमों की थकान के बावजूद उसने अपना सफर जारी रखा। अरे चाचा, रामपुर यहाँ से कितने कोस दूर है? अरे बेटा, रामपुर तो यहाँ से सिर्फ 5 कोस दूर है। धन्यवाद चाचा। रात का अंधेरा गहराने लगा था जब गोविंद रामपुर गांव पहुंचा। वहां पर पहुंचते ही वो आकाश की ओर देखकर अपने भाग्य को पुकारने लगा। हे मेरे भाग्य देवता, आप कहाँ हैं? कौन? गोविंद? जी, भाग्य देवता। कुछ ही पल बाद गोविंद का भाग्य देवता उसके सामने प्रकट हुआ। हे भाग्य देवता, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया और यहाँ चले आए? तुम्हारी बुरी आदतों से तंग आकर ही मैंने तुम्हें छोड़ा है। लेकिन अब मेरे साथ चलिए भाग्यदेव, मैं आपको लेने ही आया हूँ। मैंने अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ दी हैं। यदि तुमने सच में अपनी बुरी आदतें त्याग दी हैं, तो मैं तुम्हारे साथ अवश्य चलूंगा। तो फिर आप इसी वक्त मेरे साथ चलिए। अभी इस समय तुम्हारे साथ चल पाना मेरे लिए संभव नहीं है, लेकिन 2 दिनों के भीतर मैं जरूर तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। क्या आप सच कह रहे हैं भाग्यदेव? हाँ गोविंद, अब तुम वापस लौट जाओ। ठीक है भाग्यदेव, जैसा आप आदेश दें। लेकिन मेरे मन में कुछ सवाल हैं जिनका जवाब केवल आप ही दे सकते हैं। ठीक है, क्या सवाल है तुम्हारे? भाग्यदेव, मुझे बताइए, चंदनवाड़ी गांव की नदी में मछलियां अचानक क्यों मर रही हैं? उस गांव के रतन किसान के घर में एक अधूरा कर्म वर्षों से पड़ा है।
उसकी बेटी 26 वर्ष की है और अब तक अविवाहित है। जब तक उसका विवाह नहीं हो जाता, उस घर का और उस गांव का संतुलन ठीक नहीं होगा। तभी नदी का जल शुद्ध होगा और मछलियों का मरना बंद हो जाएगा। ये प्रकृति का संकेत है गोविंद। जब मनुष्यों के कर्म अधूरे रह जाते हैं तो प्रकृति भी व्याकुल हो उठती है। गोविंद, क्या और भी कुछ जानना चाहते हो? हाँ, मुझे रास्ते में एक बंजर खेत मिला था। क्या आप बता सकते हैं कि वह दिन प्रतिदिन और भी सूखता क्यों जा रहा है? उस खेत के किसान ने कई साल पहले उसी खेत में अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। मरने से पहले उसने अपनी सारी जमा पूंजी उसी जमीन के नीचे दबा दी। जब तक वो घड़ा बाहर नहीं निकलेगा, तब तक उस किसान की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी और वो खेत भी यूं ही बंजर पड़ा रहेगा। अब तुम मेरी कुछ बातें ध्यान से सुनो गोविंद। कहिए। भाग्य देवता आपके आदेश की प्रतीक्षा है। रतन किसान की बेटी से तुम्हारा विवाह तय किया गया है। तुम मना मत करना। वो बड़ी गुणी और सुघड़ लड़की है। मुझे विश्वास है कि तुम दोनों सुख से जीवन व्यतीत करोगे। और हाँ, उस खेत में दबा हुआ आभूषणों और पैसों से भरा घड़ा भी निकाल देना। उसी से सबकी भलाई होगी। जैसी आपकी आज्ञा। तब भाग्य देवता वहां से अदृश्य हो गए। मेरा रूठा हुआ भाग्य मान गया है। अब शीघ्र ही मेरे भी अच्छे दिन आने वाले हैं। 2 दिन के लंबे सफर के बाद वो आखिरकार उस बंजर खेत के करीब जा पहुंचा। आओ गोविंद, मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। क्या तुम अपने भाग्य देव से ये जानकर लौटे हो कि आखिर मैं क्यों सूखता चला जा रहा हूँ? तुम्हारी इस बंजर भूमि के नीचे आभूषणों से भरा एक घड़ा दबा हुआ है। जब तक वो घड़ा बाहर नहीं निकलेगा, तुम यूं ही सूखते और तड़पते रहोगे। उस खेत ने विनती भरे स्वर में गोविंद से आग्रह किया। यदि तुम मेरी मिट्टी के भीतर दबा आभूषणों से भरा वो घड़ा निकाल दो, तो तुम्हारा उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। मैं तुम्हारी इस इच्छा को अवश्य पूर्ण करूंगा। लेकिन कब? फिलहाल मुझे चंदनवाड़ी गांव पहुंचना है। 1 हफ्ते के भीतर मैं तुम्हारी इस बंजर मिट्टी के नीचे दबा घड़ा निकाल दूंगा। शुक्रिया गोविंद। फिर गोविंद ने चंदनवाड़ी गांव पहुंचकर उस ग्रामीण से भेंट की जिसने उसे पानी पिलाया था। क्या तुम अपने भाग्य देवता को अपने साथ ले आए भाई? नहीं भाई, भाग्य देव ने मुझसे वायदा किया है कि वो 2 दिन के अंदर स्वयं ही मेरे पास पहुंच जाएंगे। क्या तुमने उनसे यह भी पूछा कि हमारे गांव की नदी में मछलियां आखिर क्यों मर रही हैं? हाँ, लेकिन पहले तुम ये बताओ, क्या इस गांव में रतन नाम का कोई किसान रहता है? हाँ, मगर तुम ये क्यों पूछ रहे हो? उसकी एक 26 वर्ष की बेटी है जो अभी तक अविवाहित है। जब तक उसका विवाह नहीं हो जाता, तब तक इस गांव की नदी में मछलियों का मरना बंद नहीं होगा। देखते ही देखते ये बात पूरे गांव में धड़ाधड़ फैल गई, मानो हवा के संग उड़ती चली हो। हमें जल्द से जल्द रतन से मिलना चाहिए। और उसी समय गांव वालों ने रतन के घर पहुंचकर उसे सारी बात बताई। सब सुनकर रतन बोला, भाइयों, मेरी भी यही तमन्ना है कि मैं अपनी बेटी का जल्द से जल्द विवाह कर दूं, मगर पहले उसके योग्य कोई अच्छा सा वर तो मिल जाए। सुनो भाई रतन, तुम्हारी बेटी के लिए एक लड़का मेरी नजर में है। उसका नाम गोविंद है और इस वक्त वो मेरे घर पर ही ठहरा हुआ है। अच्छा, लेकिन क्या वो मेरी बेटी से शादी करने के लिए तैयार है? इस बात का पता तो उससे पूछकर ही चल सकता है। शुभ कार्य में विलंब कैसा? चलो, हम सभी गोविंद से मिलते हैं। फिर वे सभी गोविंद के पास पहुंचे। सबको गोविंद पसंद आ गया। तुम रतन के सुंदर कन्या से विवाह करने को तैयार हो? अगर आप सबकी आज्ञा होगी तो मैं अवश्य विवाह करूंगा। मेरे लिए रूप नहीं, उसका स्वभाव और आपका विश्वास महत्वपूर्ण है। और अगले ही दिन गोविंद का विवाह रतन की बेटी गौरी के साथ धूमधाम से संपन्न हो गया। कुछ दिन पश्चात जब गोविंद ने रतन से विदा होने की इजाजत मांगी तो रतन बोला, इस दुनिया में मेरा तुम्हें और गौरी को छोड़कर कोई नहीं है बेटा। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे ही घर पर दामाद बनकर रहो। ठीक है पिताजी, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं सहमत हूँ। मुझे कोई आपत्ति नहीं। अगले ही दिन
गौरी, मैं एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। लौटने में देर हो सकती है, लेकिन तुम परेशान मत होना। फिर गोविंद बंजर खेत के पास पहुंचा। आओ गोविंद, मैं तो तुम्हारे आने की ही राह देख रहा था। मुझे पूरा भरोसा है कि आज तुम वो घड़ा ढूंढ निकालोगे और मुझे इस सूखे जीवन और पीड़ा से मुक्ति दिला दोगे। सही कह रहे हो, मैं आज इसी उद्देश्य से ही यहाँ आया हूँ। क्षण भर भी देर न करते हुए गोविंद ने कुदाल उठाई और सूखे खेत की कठोर मिट्टी खोदने लगा। कुछ ही देर में उसकी कुदाल किसी ठोस वस्तु से टकराई। मिट्टी के बीच से घड़े का ऊपरी हिस्सा झलक उठा और गोविंद की आंखों में आशा की किरण चमक गई। धन्य हो भाग्य देवता, लगता है आज सच में मेरी किस्मत खुल गई और खुदाई भी ज्यादा नहीं करनी पड़ी। गोविंद, तुम्हारे इस उपकार को मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। इसमें उपकार जैसी कोई बात नहीं है मित्र। इस घड़े को निकालने से सिर्फ तुम्हें ही मुक्ति नहीं मिली, बल्कि मुझे भी आज गरीबी की जिंदगी से छुटकारा मिला है। फिर गोविंद आभूषणों का घड़ा अपने साथ उठाकर शांति और संतोष भरे कदमों से अपने घर लौट आया। इस घड़े में क्या है जी? रुको, अभी दिखाता हूँ। गोविंद ने बिना देर किए घड़ा पलट दिया। अचानक आपको ये गहनों से भरा घड़ा कैसे मिल गया? मुझे डर है कहीं इसके कारण हम किसी दिक्कत में ना पड़ जाएं। फिर उसने गौरी को शुरू से अंत तक घड़ा मिलने की पूरी दास्तान सुना डाली। सच ही कहा गया है, जब ऊपर वाला देता है तो जरूरत से भी ज्यादा देता है। बस नीयत साफ होनी चाहिए। लेकिन अब मेरी एक बात ध्यान से सुनो, किसी को भी इस आभूषणों के मिलने की बात का पता नहीं चलना चाहिए, वरना ये धन हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर देगा। ठीक है, जैसा आप उचित समझे। कुछ ही दिनों बाद गोविंद ने एक भव्य हवेली का निर्माण प्रारंभ करवा दिया। जब हवेली पूरी तरह तैयार हो गई, तो वो गौरी और रतन को अपने साथ लेकर वहां पहुंचा। एक सुबह जब गोविंद नींद से जागा, तो अचानक उसके मन में अपने भैया हरिराम और भाभी की याद उतर आई। यदि उस रात सुधा भाभी मुझे घर से बाहर ना निकालती, तो शायद मेरी किस्मत कभी ना बदलती। मैं जीवन भर भैया के खेतों में मजदूरी करता रह जाता। उन्हीं की वजह से आज मैं चंदनवाड़ी का सबसे बड़ा धनवान बना हूँ। उधर हरिराम की दुकान धीरे धीरे पूरी तरह चौपट हो गई। लगातार 2 वर्षों की भारी बारिश ने उसकी कमर तोड़ दी। सारा सामान भीगकर बेकार हो गया, ग्राहक आने बंद हो गए और कर्ज का पहाड़ उस पर टूट पड़ा। अंततः एक दिन साहूकारों ने उसकी दुकान ही नहीं, बल्कि उसकी जमीन भी अपने कब्जे में ले ली। अब बेचारा हरिराम 2 समय की रोटी जुटाने के लिए भी दूसरों पर निर्भर हो गया। अब क्या होगा जी? घर में खाने को कुछ नहीं बचा और पास में एक फूटी कौड़ी तक नहीं रही। अब हमारे लिए इस गांव में रहना उचित नहीं होगा। अच्छा होगा कि हम हमेशा के लिए ये गांव छोड़कर कहीं और चले जाएं। लेकिन हम ये गांव छोड़कर आखिर जाएं भी तो कहां? घबराओ मत सुधा, दुनिया इतनी बड़ी है, कहीं ना कहीं हमारा भी ठिकाना मिल ही जाएगा। हरिराम और सुधा ने गांव छोड़ दिया। कई दिनों तक दोनों भटकते हुए चंदनवाड़ी गांव में जा पहुंचे। भाई साहब जरा सुनो तो। बोलो भाई, क्या बात है? क्या यहाँ गांव में हमें कोई रोजगार मिल जाएगा? मैं हर तरह का कठिन काम करने को तैयार हूँ, बस 2 वक्त का खाना मिल जाए वही काफी है। क्यों नहीं मिलेगा काम? अरे जरूर मिलेगा भाई। सेठ गोविंद के यहाँ चले जाओ, वो इस गांव के सबसे अमीर आदमी हैं। उनकी यहाँ ढेरों नौकर काम करते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि अगर तुम ईमानदारी से बात करोगे तो वो तुम्हें भी काम पर रख लेंगे। तो भाई साहब, आप फौरन उनका ठिकाना बताओ, अभी इसी पल जाकर उनसे मुलाकात कर लेते हैं। आगे जो बड़ी हवेली है वो सेठ गोविंद की ही है। जाओ, जाकर उनसे मिल लो। अरे सुधा, क्या सोच रही हो इतनी देर से? मैं सोच रही थी कि कहीं वो सेठ गोविंद तुम्हारा छोटा भाई ही तो नहीं है। ये नामुमकिन है। मेरा छोटा भाई गोविंद तो बहुत गरीब था। भला वो इस गांव का सबसे धनी इंसान कैसे हो सकता है? ये सेठ कोई और ही होगा। सुनिए जी,
अगर वो गोविंद आपका भाई हुआ तो हम उसके यहाँ नौकरी नहीं करेंगे। मुझे ये कहते हुए बेहद शर्मिंदगी का एहसास हो रहा है कि मैंने उसके साथ पहले ठीक बर्ताव नहीं किया था। सीधे सीधे बताओ सुधा, इसका क्या मतलब है? तब सुधा ने हिम्मत जुटाकर हरिराम को वो सब कुछ बता दिया जो उसने कभी गोविंद के साथ किया था। अरे सुधा, ये तुमने क्या किया? वो बेचारा हमारा ही खून है, किस्मत का मारा मदद की आस लेकर हमारे पास आया था, और तुमने उसे पेट भर खाना देने के बजाय उसे घर से बेघर कर दिया। ये ठीक नहीं किया तुमने सुधा। मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने सच में बहुत बड़ा पाप कर दिया। उस वक्त मैं न जाने कैसी हो गई थी, स्वार्थ में डूबी इतनी अंधी हो गई कि सही और गलत की पहचान ही खो बैठी। अब सब बीती बातें भूलनी पड़ेंगी। भाग्य के आगे भला कौन टिक पाया है? चलो गोविंद से मिलते हैं, शायद हमारी दयनीय हालत देखकर कोई काम दे दे। फिर हरिराम और सुधा झिझकते कदमों से गोविंद की हवेली की ओर रवाना हुए और आखिरकार उसके दरवाजे पर पहुंच गए। भाई, हमें तुम्हारे मालिक तक ले चलो, हम उनसे मिलना चाहते हैं। अच्छा आओ, मैं तुम्हें मालिक के पास ले चलता हूँ। नौकर उन दोनों को साथ लेकर सीधे गोविंद के कमरे में ले गया। अपने भैया और भाभी को इस हालत में देखकर गोविंद का दिल भारी हो गया। उधर हरिराम और उसकी पत्नी गोविंद को सामने देखकर एकदम से हैरान रह गए। गोविंद ने अपने भैया और भाभी को प्रणाम किया और बोला, भैया, आपको और भाभी को इस हालत में देखकर मेरा दिल टूट गया। ये सब कैसे हुआ? गोविंद मेरे भाई, किस्मत ने हमें ऐसी चोट दी है कि हम संभल ही नहीं पाए। फिर हरिराम ने गोविंद को अपनी सारी आप बीती कह सुनाई। हम इस गांव में कुछ काम धंधे की तलाश में आए थे। भैया, मेरे रहते आपको और भाभी को कोई भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप दोनों बस चैन से रहिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। आप पहले स्नान कर लीजिए, मैं उतने में भोजन तैयार करवाता हूँ। नहीं गोविंद, हम यहाँ नहीं रह सकते। क्यों भैया, ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे साथ जैसा व्यवहार किया, उसे याद करके मेरा सिर शर्म से झुक जाता है गोविंद। मैं तुम्हारी आंखों में देखने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा हूँ भाई। इसी वजह से हम यहाँ नहीं रह सकते। गोविंद, जाने अनजाने मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। भाभी, कृपया माफी मत मांगिए, मुझे आपसे जरा सी भी शिकायत नहीं है। तो फिर हमें चलने की इजाजत दो गोविंद। नहीं भैया, मैं आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगा। एक दिन मैं भाग्य का मारा आपके पास आया था तो आपने मुझे आश्रय दिया था। आज जब आप मेरे पास आए हैं तो आपकी और भाभी की सेवा करना मेरा कर्तव्य है। गोविंद मेरे भाई, तुम सच में महान हो। भैया, आप दोनों के बिना ये घर सूना लगता है। मैं चाहता हूँ कि आप यहीं रहे, मुझे छोड़कर मत जाइए। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा भाई। फिर हरिराम और सुधा गोविंद और गौरी के साथ मिलकर आनंद पूर्वक रहने लगे।